स्टैक डेवलपमेंट इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हो तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में इतनी सारी फ्रेमवर्क्स, इतनी सारी लाइब्रेरीज एंड इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि एक बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़ छोड़नी है। उसे एक परफेक्ट रोड मैप नहीं मिल पाता सीखने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक परफेक्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप शेयर करने वाला हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आपको कौन सी लैंग्वेज, कौन सी फ्रेमवर्क एंड आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। और अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो फिर तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी ही चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रंट एंड के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, बैक एंड के अंदर आपको क्या क्या चाहिए एंड डाटाबेस में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जल्दी से शानदार सी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे पूरा फुल स्टैक का रोड मैप देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन से फ्रेमवर्क्स आपको सीखने हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो पहले हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड पार्ट। तो अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहली चीज जो हमको सीखनी है, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो है इंटरनेट एंड हाउ इट वर्क्स। इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, और इंटरनेट के अंदर आपको HTTP के बारे में, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है एंड ब्राउजर्स क्या होते हैं, और जो इनका बैकएंड का जो ये प्रोसेस वो कैसे काम करती है इंटरनेट के अंदर। तो वो एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए उस चीज के बारे में, क्योंकि जब आप बैक एंड के अंदर जाओगे तब आपको ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, HTTP, डोमेन नेम, होस्टिंग वगैरह क्या होती है। इसके बाद अब आते हैं फ्रंट एंड के अंदर जो टेक्नोलॉजीज हमको सीखनी है। सबसे पहली है HTML। डेफिनेटली आप HTML के बिना एक वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते, तो HTML सबसे इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो उसको, और ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। HTML फर्स्ट पिलर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल फॉर वेब डेवलपर्स एज इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर अ वेब पेज। HTML सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वेब डेवलपमेंट के अंदर, और इसके बिना हम एक वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। सो ये हम बोल सकते हैं ये एक तरीके से हमारी वेबसाइट का ढांचा है। सो अगर ढांचा ही नहीं होगा, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, और तो फिर हम उसमें और चीजें ऐड नहीं कर पाएंगे। सो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है फ्रंट एंड के अंदर वो है HTML। अब HTML के अंदर कुछ ऐसे 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, और वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है सिमेंटिक HTML। सिमेंटिक HTML क्या होते हैं, ये इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, तो इन सबके ऊपर मैंने ऑलरेडी HTML की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही HTML का पूरा कंप्लीट कोर्स एक ही वीडियो के अंदर अब अपलोड किया था, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट पार्ट है HTML के अंदर। फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स से काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। सो आपको HTML अच्छे से सीखनी है, और HTML के जो भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड इंपोर्टेंट पिलर है वेब डेवलपमेंट के अंदर वो है CSS। सेकंड पिलर ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड यूज टू स्टाइल वेब पेजेस सो दैट दे लुक गुड। अब आपने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, लेकिन अगर जब तक आप उसकी स्टाइलिंग नहीं करोगे तब तक वो किसी को समझ में नहीं आने वाला है, ना ही वो देखने में अच्छा लगेगा। तो CSS भी एक काफी इंपोर्टेंट पिलर माना जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, एंड ये सेकंड टेक्नोलॉजी है जो आपको सीखनी है। अब इसके अंदर भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे CSS फ्लेक्सबॉक्स, CSS ग्रिड, CSS लेआउट, CSS रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, मीडिया क्वेरीज, बॉक्स मॉडल, पोजीशन,
और भी CSS के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड जिनका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं हम जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाते हैं। सो जो हमारा सेकंड पिलर था वेब डेवलपमेंट के अंदर वो है CSS। तो ये भी आपको काफी अच्छे से सीखनी है। तो अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है वेब डेवलपमेंट के अंदर वो है जावास्क्रिप्ट। डेफिनेटली अब आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया और आपने उसको अच्छे से डिजाइन भी कर लिया, लेकिन अगर आप उसके अंदर जब तक कुछ फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करोगे तब तक वो किसी काम का नहीं है। एंड वो काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। द थर्ड पिलर ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड यूज टू मेक योर वेब पेज इंटरेक्टिव। और जावास्क्रिप्ट एक काफी इंपोर्टेंट पार्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर एंड मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। वो HTML CSS तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एक तो जो उसका बेसिक सिंटैक्स है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है। उसके अलावा एरेज, फंक्शंस, इवेंट्स, AJAX, JSON, डॉम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो HTML डॉम आपको अच्छे से आना ही चाहिए। उसके बाद है ES6 जावास्क्रिप्ट, फैचिंग APIs। तो ये सभी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर था वेब डेवलपमेंट के अंदर वो था जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये पहली 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको अच्छे से सीखनी है। तो अभी हम आगे चलते हैं। मैं बात कर लेता हूँ CSS प्री प्रोसेसर्स की। अब ये CSS प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं? A CSS प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम that lets you generate CSS from the preprocessor's own unique syntax। तो काफी सिंपल है। प्री प्रोसेसर का मतलब आप ऐसा समझिए कि हमको इसका अगर हम यूज करते हैं तो हमको थोड़ी कम CSS लिखनी पड़ती है। हमारे पास कुछ सिंटेक्स पहले से लिखा हुआ होता है, हमें सिर्फ उस सिंटेक्स को यूज करना होता है। तो इस तरीके से आप CSS प्री प्रोसेसर्स का यूज करके अपने कोड को थोड़ा कम कर सकते हो और वो काफी ज्यादा सही रहता है। तो इसलिए आपको CSS प्री प्रोसेसर भी आने चाहिए। अब CSS के अंदर 4-5 प्री प्रोसेसर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्री प्रोसेसर है वो है SAS। और मैंने यहाँ पर 3 जो मोस्टली यूज्ड मोस्ट पॉपुलर प्री प्रोसेसर्स हैं वो लिखे हुए हैं, SAS, लेस एंड पोस्ट CSS। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड करने वाला हूं कि आप SAS को ही सीखें। आपको सबको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किसी एक प्री प्रोसेसर को सीख सकते हो और मैं आपको लूंगा आप SAS को सीखें, बिकॉज SAS मोस्ट पॉपुलर प्री प्रोसेसर है CSS का एंड ये काफी ज्यादा ईजी है और आप इसे काफी अच्छे से और इजिली यूज कर सकते हो। सो ये तो हमारा प्री प्रोसेसर। अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ CSS फ्रेमवर्क की। CSS फ्रेमवर्क इज अ लाइब्रेरी अलाउइंग फॉर इजियर मोर स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लिएंट वेब डिजाइन यूजिंग द कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब CSS फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा कि हम फ्रेमवर्क्स का यूज करके अपने कोड को काफी ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं और काफी सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं और फ्रेमवर्क्स हमारे कोड को काफी ज्यादा बेटर बना देते हैं। तो CSS की जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप और मैं आपको बूटस्ट्रैप ही पर्सनली रिकमेंडेड करने वाला हूं कि आप बूटस्ट्रैप को ही सीखें। बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है और ये काफी ज्यादा सिंपल है और आप इसे काफी अच्छे से यूज कर सकते हो और डेफिनेटली इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में, जहां पे मोस्टली लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन सा फ्रेमवर्क सीखे कौन सा ना सीखे। तो आज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड डेवलपर्स विद प्री-रिटन कोड फॉर रूटीन प्रोग्रामिंग टास्क। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो 3 मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है React.js, AngularJS एंड Vue.js एंड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क जो है वो है React.js। एंड आज के टाइम में आपको सभी फ्रेमवर्क्स को सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क सीखना है और मैं आपको बोलूंगा कि आप React.js ही सीखें बिकॉज React.js मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसे अगर आप सीखते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के अंदर। सो आपको React.js सीखना है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के अंदर। सो अभी हम आगे चलते हैं।
अब मैं बात कर लेता हूँ एक वेबसाइट स्ट्रक्चर की कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का रोल क्या है हमारी वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर मैं HTML की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हम करते हैं HTML की हेल्प से, और जो हमारी स्टाइलिंग होती है वो हम करते हैं CSS की हेल्प से, जैसे यहाँ पर हमने की हुई है। और जो फंक्शनलिटी होती है वो होती है जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन वगैरह। तो ये होता है एक बेसिक वेबसाइट स्ट्रक्चर, एंड ये चीज़ एंड ये इमेज आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा हुआ है कि जिससे आपके अंदर ये क्लैरिटी आए कि HTML का वर्क क्या है, CSS का वर्क क्या है और जावा स्क्रिप्ट का वर्क क्या है एक वेबसाइट के अंदर। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आर सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प सॉफ्टवेयर टीम्स मैनेज चेंजेस टू सोर्स कोड ओवर टाइम। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली आप इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने कोड को वहां पे अपलोड कर सकते हो, और आप उसमें जो भी चेंजेस करते हो वो उन्हें आप ट्रैक वगैरह कर सकते हो। जैसे आप अगर टीम में काम कर रहे हो तो किसी और ने कोई चेंज किया तो वहां पे वो अपने कोड को कमेंट कर सकता है कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, और फिर आपने कुछ चेंज किया। तो ऐसी जो भी चीजें होती हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हैं गिट एंड गिटहब। गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency। तो जो मैंने आपको बताया कि आप अपने कोड को उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो फ्री में, और वहां पे आप उसे अपने कोड को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हो और उसे ट्रैक वगैरह कर सकते हो। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो है गिटहब। गिटहब इज अ वेब बेस्ड इंटरफेस दैट यूजेस गिट, द ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर दैट लेट्स मल्टीपल पीपल मेक सेपरेट चेंजेस टू वेब पेजेस एट द सेम टाइम। जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और तो हम गिट की हेल्प से हम अपने कोड को पुश कर सकते हैं गिटहब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। सो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप अपने कोड को गिटहब के ऊपर कैसे पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप अपने कोड को या फिर आपने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है आप उसे मैनेज कर सको। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं पैकेज मैनेजर्स की। तो आप पैकेज मैनेजर आल्सो नोन एज पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोग्राम यूज टू इंस्टॉल, अनइंस्टॉल एंड मैनेज सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो यहाँ पे दो टाइप के पैकेज मैनेजर्स हैं, npm एंड yarn। ये मोस्ट पॉपुलर पैकेज मैनेजर्स हैं। npm इज अ कमांड लाइन टूल दैट इंस्टॉल्स, अपडेट्स और अनइंस्टॉल्स Node.js पैकेजेस ऑफ एन एप्लीकेशन, and yarn is a new package manager that replaces the existing workflow for the npm client or other package managers। सो मैं आपको इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं आपको इसे समझाऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप में चला जाएगा। लेकिन ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वेब डेवलपमेंट के अंदर। आपको पैकेज मैनेजर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये क्या होता है अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको पैकेज मैनेजर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको फ्रंट एंड के अंदर सिर्फ इतनी ही चीजें सीखनी है, और ये काफी है फ्रंट एंड के अंदर। और वो क्या क्या था, सबसे पहले तो हमारा आपको इंटरनेट के अंदर HTTP डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह क्या होती है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है HTML, आपको HTML अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद है CSS भी आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। और उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट के बाद है CSS प्री प्रोसेसर, और जिसके अंदर आप सास को चूज कर सकते हो। उसके बाद है CSS फ्रेमवर्क्स, और इसके अंदर आप चूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप। इसके बाद मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की, इसमें आप चूज कर सकते हो React.js। और ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एक वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। इसके बाद था वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर दो इंपोर्टेंट टर्म्स जो आपको सीखने हैं, गिट एंड गिटहब। और पैकेज मैनेजर के अंदर जो इंपोर्टेंट टर्म आपको सीखना है, npm पैकेज मैनेजर क्या होता है।
अब यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं बैक एंड की। तो बैक एंड के अंदर सबसे पहले जो आपको करना है, आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, सिर्फ कोई एक। अगर आप जावा स्क्रिप्ट आपको अच्छे से आती है तो आप जावा स्क्रिप्ट के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आती है तो फिर आप कोई और लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे कि पाइथन, जावा, सी शार्प, रूबी या फिर पीएचपी। आप इन 4-5 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो मैं यही बोलूंगा कि आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप पाइथन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जावा, आपकी जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही आप जो भी लैंग्वेज को चूज करते हो आपको उसका एक फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज फ्रेमवर्क की हेल्प से आप काफी कुछ कर सकते हो उसके अंदर। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप कोई और लैंग्वेज चूज कर लो और आप कोई और फ्रेमवर्क चूज कर लो। आप जिस भी एक लैंग्वेज को चूज करते हो आपको उसी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क चूज करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट की, तो आप जावा स्क्रिप्ट के लिए चूज कर सकते हो नोड.जेएस। एंड नोड.जेएस काफी ज्यादा डिमांड में है आजकल, तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट आपको अच्छे से आती है तो आप जावा स्क्रिप्ट के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट के साथ नोड.जेएस का यूज करके बैक एंड में काफी कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाइथन चूज करते हो तो आप पाइथन का जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है जेंगो, आप जेंगो सीख सकते हो। और अगर आप पीएचपी चूज करते हो तो आप पीएचपी का फ्रेमवर्क लैरावेल कर सकते हो। और अगर आप जावा चूज करते हो तो आप उसके साथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख सकते हो। तो अब ये आपकी चॉइस है, आपको पाइथन चूज करनी है, आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ ही कंटिन्यू करना है, या फिर आपको पीएचपी चूज करनी है। आप जो भी चूज करना चाहें लैंग्वेज वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है हमको कि हम जिस भी लैंग्वेज को चूज करने वाले हैं हमको उसी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क ही सीखना है। सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डाटाबेस की। तो डाटाबेस के अंदर 2 टाइप के डाटाबेस हैं बेसिकली, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। एंड मैं ये बोलूंगा कि आपको दोनों ही आने चाहिए थोड़े थोड़े। आपको इनमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है और एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है। और अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस की बात करूं तो उसके अंदर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है वो है माई एसक्यूएल। एंड आई थिंक आप सभी लोग माई एसक्यूएल को काफी अच्छे से जानते होंगे। तो आप रिलेशनल डेटाबेस के अंदर माई एसक्यूएल सीख सकते हो। और अगर मैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात करूं तो उसके अंदर आप मोंगोडीबी सीख सकते हो, जो कि आजकल काफी ज्यादा डिमांड में भी है। तो आप मोंगोडीबी सीख सकते हो और माई एसक्यूएल सीख सकते हो डेटाबेस के अंदर। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं एपीआईज की। और एपीआईज एक काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है बैक एंड के अंदर। लर्न हाउ टू क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट एप्स एंड सर्विसेज टू इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। अब एपीआईज क्या होता है ये मैं आपको इस इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे यहाँ पे एक यूजर है और वो यूजर एक रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ है और उसने कुछ भी ऑर्डर किया, तो वो जो हमारा वेटर होगा वो होगा हमारा एपीआई। जो हमारा यूजर होगा वो वेटर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे लिए ये चीजें लेके आइए। और फिर जो एपीआई होगी, मतलब जो वेटर होगा वो जाएगा जो भी चीज उसने ऑर्डर की होगी उसे लेने के लिए, और वो होगा हमारा एप्लीकेशन। और वो जो वेटर होगा एपीआई, वो एप्लीकेशन से जो भी चीजें उसको उठा के लानी होंगी, जो उस यूजर ने उसे रिक्वेस्ट की होगी, चीजों को उठा के लाके और उस यूजर को दे देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी एपीआई काम करती है। एक यूजर और एक एप्लीकेशन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उस चीज में हमारी एपीआई काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, काफी ज्यादा काम करती है। तो आई होप आपको एपीआई क्या होती है और एपीआई कैसे काम करती है रियल लाइफ में वो आपको समझ में आगे होगा अच्छे से। तो आपको एपीआईज भी काफी अच्छे से आनी चाहिए, आपको एपीआईज का नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने वेबसाइट के अंदर एपीआईज को कैसे यूज कर सकते हैं।
तो अभी हम आगे चलते हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं बैक एंड के अंदर जो आपको, जिनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कैचिंग, टेस्टिंग, आप अपनी वेबसाइट को कैसे टेस्ट करते हो वो सभी चीजें आपको आनी चाहिए। वेब सिक्योरिटी, CI/CD एंड वेब सर्वर्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारे अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो मेन कॉन्सेप्ट्स है जैसे APIs, डेटाबेस और कौन सी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क आपको चूज करना है, ये बैकएंड के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स है। एंड जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो है की लर्निंग। आप अगर इस लास्ट स्टेप तक आ चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो। आपको आगे सीखते रहना है, बिकॉज आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी काफी सारी नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, तो आपको उन्हें भी सीखते रहना है। टाइम के साथ चीजें जो भी चेंज होती हैं तो उनके उसके हिसाब से आपको सीखते रहना है। और यहाँ पे हमारा फुल स्टैक का रोड मैप कंप्लीट होता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए चलना है। आप अगर इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। सो आई होप आपको सभी चीजें एक एक स्टेप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या हमको करना है और बैक एंड के अंदर हमको क्या क्या करना है, और डेटाबेस वगैरह हमको सारा कुछ आपको आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। And so guys, that's all for today. I hope you guys like this video. So make sure to hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more amazing content. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing.